मतलब हम देख रहे हैं एक तरफ अमरीकी करारदाद आ रही है, दूसरी तरफ चीन जो है वो पाकिस्तान में जमातों के मुल्क के इस्तेहकाम की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ हम एक जमात को देखते हैं यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखते हैं कि उनकी जमात के अंदर एक भूचाल हमें नजर आ रहा है। फवाद चौधरी साहब आ गए हैं मैदान में, वो बात कर रहे हैं, किसी को वो चूहा कह रहे हैं, किसी को उनके कद से बड़ा कह रहे हैं, इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। फिर असम्बली के अंदर लोग मौजूद हैं, शानदाना गुलजार साहिबा हो गई या शहरियार आफरीदी हो गए, ग्रुपिंग की बात हो रही है, इमरान खान साहब नाम मांग रहे हैं। क्या हो रहा है ये अचानक से पार्टी के अंदर भूचाल कैसे आया? लग रहा था कि शायद पीटीआई संभल रही है, एकदम फिर बिखरने लगी है। क्या हो रहा है ये? देखिए, एक तो ये ना कि मैं छोटा सा पिछला जो क्वेश्चन था उस पर छोटे से कमेंट करूंगा कि हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं। चीन के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से एक इवन के ट्राइब्यूनल्स भी बनाए गए, उन पे यूरोप में समाअत होती रही। बरतानवी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, जब हवाई वहाँ पे आ रहा था, 5G आ रहा था, उसको बाकायदा ब्लॉक करवाया गया। और वहाँ पे वो हमसे ये गिला करते हैं कि जी आप इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते। इसलिए कि हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं। आप इसराइल के साथ और अमेरिका के जो मफादात हैं, आपको पता है कि वो अमेरिका हमेशा उनको सपोर्ट करता है। आप बाकी तो छोड़ दें, अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली से लेके आपका जो सिक्योरिटी काउंसिल है, हमेशा अमेरिका ने वोट मुखालफत में दिया। वो तो अमेरिका की एक स्टेटेड पोजीशन है। लेकिन यहाँ पे हम अपने आंखों पे कैसे कपड़ा डाल सकते हैं कि हमें अपनी चीज़ें नज़र नहीं आ रही? क्या हमें आलिया हमजा, सनम जावेद नज़र नहीं आ रही? क्या दुनिया नहीं देख रही है कि क्या हो रहा है? जब कल इमरान खान साहब का मुकदमे की वहाँ पे समाअत थी, वहाँ BBC की खातून कॉरेस्पॉन्डेंट आई हुई थी, और स्पेशली इसलिए आई हुई थी कि देखने के लिए कि पता करूँ कि वो कौन सी खातून है जो निकाह करने की वजह से जेल में है। तो इसमें अगर हम लार्जर कॉन्स्पिरेसी ढूंढ रहे हैं तो उससे बेहतर है कि हम जो छोटे छोटे हमारे अपने अमाल हैं, अगर उनको बेहतर करना शुरू कर दें सियासी तौर पर, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। दूसरी जो आपने बात की, इस वक्त तहरीक इंसाफ, डाउट कौन है पीटीआई में? कौन कब्जा कर रहा है पीटीआई पर? पीटीआई में तो इस वक्त या तो टाउट है या फिर कोई एस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। ये एक दूसरे के अंदर ही चल रहा है। जी बिल्कुल। अब देखिए, इसमें एक तो मुझे ये लगता है कि कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा गैप है। कुछ लोग जाके खान साहब को मिलते हैं, वो बाहर आके कहते हैं इस मौजू पे बिना लगी लिपटी खुल के बात करें इस दफा। जी मैंने पहले कौन सी जी खुल के बात नहीं की, मैं खुल के करूंगा, बिल्कुल बेगम रहे। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए, एक तो कम्युनिकेशन का गैप है। जो लोग जाते हैं वो आके कहते हैं जी खान साहब ने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, तो लिहाजा अब ये होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इशू, और इशू स्टेम कहाँ से होता है। कुछ लोग जो हैं वो हुकूमत एंजॉय कर रहे हैं, जिसने खैबर पख्तूनख्वा। अब अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल लें, अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला हैं, वहाँ पे जो पुलिस अफसरान जिन्होंने बार बार लोगों को पकड़ा, गिरफ्तार किया, उनको मनपसंद पोस्टिंग्स दी जा रही हैं। जुनैद अकबर साहब ने सिर्फ इस वजह से कोर कमेटी से इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि जिन पुलिस अफसरान ने मुझे पूरे सूबे में घुमाया, झूठी FIRs करवाई, तो अली अमीन जो है उनको खिलाफ एक्शन लेने की तो दूर बात है, उनको पोस्टिंग्स दे रहे हैं मनपसंद और उनकी तरक्कियां कर रहे हैं। तो ये वो सारा इशू है कि जमात के अंदर इस वक्त जिसे कहते हैं घमसान अफरा तफरी है। लेकिन ये मॉडल सूट करता है इमरान खान साहब को। सूट इसलिए करता है कि अगर जमात बाहर मजबूत होती, खान साहब जेल में कमजोर हो जाते। यहाँ पे आप देखें, शाह साहब भी बाहर होते, चौधरी परवेज इलाही साहब भी बाहर होते, तो ये तो इस PDM और इनके दोस्तों का ये अक्लमंद जो फार्मूला था कि जमात को खत्म कर देना है। जमात तो खत्म नहीं हुई, खान का आपने देव बना दिया जेल में इस वक्त। लेकिन अगर एक तरफ आप कह रहे हैं कि इमरान खान उससे स्ट्रांग हो रहे हैं, उनको सूट करेगी ये पॉलिसी, दूसरी तरफ ये वाला सिलसिला भी तो है ना कि ना इससे ग्रैंड अलायंस बन सकेगा, ना हुकूमत के ऊपर प्रेशर जो PTI समझती है कि हुकूमत के ऊपर डालना चाहिए, वो प्रेशर भी नहीं बन सकेगा। देखिए, इस हुकूमत के ऊपर आप अपना प्रेशर देख लें ना। अब हमने करारदाद से शुरू किया था, हम इन्वेस्टमेंट से सारी शुरू हुई थी कि इन्वेस्टमेंट आएगी, ये होगा वो होगा। क्या आपको लगता है कि ये एक हुकूमत ऐसी है कि जिसको कोई ऑपोजिशन नहीं, प्रैक्टिकली उसकी ऑपोजिशन वो तो जनाब जेल में बैठी हुई है। दोनों जो बड़ी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमातें, वो दोनों हुकूमत में, पर एक दिन भी यहाँ पे वो हुकूमत जेर बहस होती है। 7 से 11 तक इमरान खान साहब को रोते रहते हैं, हुकूमत वाले भी और मीडिया वाले भी, कि उसने ये कर दिया, उसकी जमात ने वो कर दिया, उसकी जमात ने ये कर दिया। भाई वो तो इररेलेवेंट है, वो तो खत्म शुद्ध है। तो खत्म शुद्ध के ऊपर क्यों नहीं ये बहस खत्म हो रही? रीजन बीइंग इसलिए कि ये जो हुकूमत है, बात वही करारदाद वाली लेजिटिमेट है, लेकिन अवाम की ताईद है। ये बड़ा फिर इशू यही है ना कि ये साइकिल ही घूमा जा रहा है ना, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ निकल नहीं रहा है। और इसमें आपने नाम लिया, परवेज इलाही साहब का नाम लिया, शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लिया, तो परवेज इलाही साहब तो बाहर हैं, उनकी पुरस्कार खामोशी, इसकी क्या वजह है अजमल साहब? पुरस्कार खामोशी के हवाले से मैंने कल फवाद शो से तफसीली बात की थी, मेरे प्रोग्राम में तफसील उन्होंने बात की थी। बात यह है कि ये दस्तयाब क़यादत हो या जो हालिया जिनको मरोड़ उठा है इस क़यादत को रिप्लेस करने का और खान को बाहर लाने का उनका मुद्दा हो, दोनों एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। वो ये कहते हैं कि ये फलां जगह से उठ के आए हैं,
ये समझते हैं कि इनको फलां वजह से लगाया गया था। तो ये दोनों एक दूसरे को एक मशकूक निगाह से देख रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से मैंने पर्टिनेटली बात भी की, उनसे पूछा भी और ख़ुद भी एक अरसे से इस मामले में सवाल उठा रहा हूँ। मेरा ख्याल है परवेज़ इलाही साहब की जो तबीयत, मिजाज और सेहत के मामलात हैं, ज़ाती तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ, वो शायद इस बात की इजाज़त उन्हें अब नहीं देते, व्हाट्सएवर ही हैड बीन थ्रू, कि वो उस तरह से प्रोएक्टिवली जाके इस मामले को डील करें। हाँ, परवेज़ इलाही साहब हूँ, शाह महमूद हूँ, फवाद हूँ, या इन जैसे जो सीनियर कैडर के लोग हूँ, इनका एक फ़ायदा ज़रूर हो सकता था। वो ये था कि जो इंगेजमेंट का पहलू था, जिस बारे में हम लिख भी रहे हैं अरसे से, वो खलापुर हो सकता था। क्योंकि ये जो अभी प्रेजेंट लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इनके उस तरह से पॉलिटिकल या एस्टेब्लिशमेंट के साथ या सिस्टम के साथ उस तरह से कनेक्टिविटी नहीं थी जो एक सीजन पॉलिटिशियन की होती है, चाहे किसी को ये बात पसंद आए या ना आए। ये बात फैक्ट ऑफ द मैटर है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे लोग जो सीजन होते हैं, ना सिर्फ वो सियासी जमातों से उनके पुराने ताल्लुकात होते हैं, एक रब्त होता है, इंगेजमेंट होती है, और ना और एस्टेब्लिशमेंट से भी होता है, और वही रब्त आगे काम आता है किसी मामला फहमी के लिए, किसी डायलॉग के लिए, किसी सोल्यूशन के लिए। डील या ढील तो बहुत बात की बातें हैं। मौजूदा क़यादत के ऊपर सबसे बड़ा एतराज़ ही है कि ये इनका जो लेवल ऑफ इंगेजमेंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जस्ट बिकॉज ऑफ द करियर, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड देयर नॉन एक्सपर्टीज। ये सबसे बड़ा एतराज़ उन पे उठता है। हाँ। परवेज़ इलाही साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, आई थिंक परवेज़ इलाही साहब उस वक्त तक एक्टिव नहीं होंगे जब तक शाह महमूद कुरैशी या रावलपिंडी से उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिलता। एक और मामला भी आज हुआ ना, मौलाना साहब फिर से एक्टिव हो गए हैं और नए इंतखाबात का भी मुतालबा कर रहे हैं, फिर वो शराइत भी सामने रख रहे हैं, और जो शराइत वो रख रहे हैं उसको लेकर अगर वो एहतजाज के लिए निकलते हैं, सड़कों पर आते हैं, तो फिर नतीजा क्या होगा? हजरत मौलाना ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आई थिंक इस सीजन की। रीजन ये है कि आज उन्होंने अमली तौर पर अपना और पीटीआई के बीच फर्क बता दिया। एक तो वो सियासी बात कर रहे थे ना, डायलॉग होते हैं, असद कैसर आते हैं, दीगर लोग आते हैं, पीटीआई अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर कमेटी का ऐलान नहीं कर सकी, ये शिकवा उन्होंने किया, और बता रहे हैं कि इनके अंदर खुद यकसुई नहीं है। मौलाना खुद बयान कर रहे हैं कि इनकी लीडरशिप के अंदर यकसुई नहीं है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसने आज बहुत बड़ी तफरीक डाल दी है, बहुत बड़ा गैप डाल दिया बिटवीन द टू, जो एक उम्मीद किसी को थी अगर पीटीआई को कि अलायंस हो सकता है। पीटीआई की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि ये जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है, इसका इंजन मौलाना बने और रेल हमारी हो, क्योंकि मौलाना के पास जो असर रसूख है, एनओसी के बगैर वो कराची जलसा कर सकते हैं, पीटीआई नहीं कर सकती। जो उनका दबदबा है वो इनके पास नहीं है। सो उनकी ख्वाहिश थी कि मौलाना का इंजन अगर लगे इस ट्रेन के ऊपर तो ये बड़ी कारगर होगी। लेकिन आज उन्होंने अमली तौर पर लकीर खींची थी, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो क्या थी? जब उन्होंने ये कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के मामला से दूर रहे, मुदाखलत की इजाज़त नहीं दे सकते, अलबत्ता रियासत पाकिस्तान कहाँ खड़ी है, सिफारतकारी में नाकामी हुई है, इसका जवाब हमें मिलना चाहिए। तो मौलाना ने इस इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉइंट के ऊपर, जो पीटीआई के लिए बहुत विन विन सिचुएशन थी, यहाँ तो उन्होंने लाइन खींच दी, लेकिन दूसरी तरफ जो मुतालबात वो लेकर चल रहे हैं, अजमल साहब, फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? जी, यही सवाल जरा मैं यही पूछ रही हूँ आपसे कि यहाँ पर तो उन्होंने लाइन खींच दी ना, लेकिन फिर आगे वो नतीजा क्या निकलेगा, उसका यही सवाल जरा मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अतर की तरफ रखती हूँ आगे। अतर, जमीयत उलमा इस्लाम समझती है कि हुकूमत में दमखम नहीं है, वो जो उनके मुतालबात हैं वो नहीं उसको देख सकती, वो कैटर नहीं कर सकती, तो फिर हम क्या समझें कि मोहसिन नकवी साहब ने जो मेहनत की या प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कोशिश की वो नाकाम हो गई? मोहसिन नकवी साहब की मेहनत तो हमें वर्ल्ड कप में नजर नहीं आई, क्रिकेट टीम के साथ जो यहाँ पर अच्छा, ये वजीर दाखिला की आप बात कर रही थी, आई एम सॉरी, मैंने समझा चेयरमैन पीसीबी की बात, सॉरी। अच्छा, अब मसला ये है कि देखिए, मौलाना साहब अब उनकी अपनी जमात है, उनकी अपनी एक शनाख्त है, उनकी अपनी एक सियासत है। ये नहीं हो सकता कि आप वक्ती तौर पर किसी के साथ इत्तेहाद करें। अगर आज तहरीक इंसाफ चाहती है कि मौलाना उनके साथ चलें, तो वो फिर मौलाना के साथ उनको सियासी डायलॉग करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कोई रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, उनको हो सकता है प्रेसिडेंसी ऑफर करनी पड़े कि भाई आपको प्रेसिडेंट की सीट हम ऑफर करेंगे। तो ये तो नहीं है कि मुश्किल वक्त पड़ा तो आपको अचकजई साहब भी अच्छे लगना शुरू हो गए, ये वही अचकजई साहब हैं जिनके हवाले से पूरी क़यादत इनकी क्या कुछ नहीं कहती रही। तो सियासत फिर आपको मुस्तकिल बुनियादों पे करनी पड़ती है और आपको कुछ चीज़ों में लेना देना पड़ता है। तहरीक इंसाफ का इशू ये है कि ये समझते हैं कि जैसे ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये कौम के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर और इस दुनिया पे एहसान कर रहे हैं। अगर मौलाना हमारे साथ आ रहे हैं तो मौलाना के ऊपर हम एहसान करें, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको रख रखाव करना पड़ता है, अगले को उसका ड्यू क्रेडिट देना पड़ता है। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर को तो हो सकता है समझना, सियासी जमातों का अपना एक मूड होता है, लेकिन जो क़यादत है उसको देखना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें, अभी इन्होंने अचकजई साहब को सदारती उम्मीदवार नामजद किया ना, तो ये अगली दफ़ा जब इनकी आएगी लीड आएगी तो तब भी फिर उनको करें या मौलाना साहब को करें। ये तो नहीं है मुश्किल वक्त आया तो अचकजई याद आ गया, अच्छा वक्त था तो उस वक्त फिर आपको जो है तब नहीं करेंगे, तब नहीं करेंगे।
ठीक, एहसन इकबाल साहब, ये मसला तो यही है ना कि तब कोई भी नहीं करता है सर, सिर्फ ये पीटीआई का मसला नहीं है। एहसन इकबाल साहब का अगर जो उन्होंने तकरीब में खिताब किया था वो मौजूद है तो वो ज़रा सुनवाइएगा, फिर मैं अपने पैनलिस्ट से बात करती हूँ इस पर। चीन ने इतना बड़ा ब्लैंक चेक दिया है, हम अगर अपने मुल्क में अमन और इस्तेकाम कायम न रख सके तो यकीन कीजिए कि हमारे दोस्त मुल्क भी हमें अपने हाल पे छोड़ देंगे कि इन्होंने इंसान नहीं बनना। शॉर्ट कमेंट चाहिए आप दोनों का। अजमल, आप पहले दीजिएगा कि वाकई हालात ऐसे हो गए हैं कि दोस्त मुल्क भी अब साथ छोड़ जाएंगे। सीनियर वजीर चीन के पाकिस्तान आते हैं, एक छत तले सियासतदान बैठ तो जाते हैं पाक ताल्लुकात के लिए, सीपैक के लिए, लेकिन अगर कोई दोस्त आपके घर आके भी आपको ये बता रहा हो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और सरमायाकारी के लिए फ़िज़ा साजगार नहीं है, तो आई थिंक ये किसी भी करारदाद से ज़्यादा अहम नुकता है और यही वो वे फॉरवर्ड है जिसको हमें फिक्स करना है। बात ठीक है अदर साहब की, लेकिन मैं कहता कि छोटे मसाइल अपनी जगह होते हैं, लार्जर कॉन्स्पिरेसीज अपनी जगह होती हैं। आसिम साहब जो बात कर रहे हैं ये इदराक कर रहे हैं क्योंकि ही हैज़ बीन इन क्लोज टच विद चाइनीज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पोर्टफोलियो। तो हम अपने घर को दुरुस्त करने की बजाय, मिल बैठने की बजाय कहीं और देखते हैं, कहीं और से मदद तलब करते हैं। सिर्फ 10 सेकंड्स मेरे पास, अगर आप इसको रहेगी बात पाकिस्तान। इसी नुक्ते पे मेरा आखिरी जुमला आप सुन लीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल है, बिल्कुल मकबूल है, उनके साथ लोग हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन ये बात कहीं और जब करना चाहते हैं ना तो वो इनकी जमहूरियत पसंदी के ऊपर एतराज आता है। सियासतदान जब तक खुद मिलकर नहीं बैठेंगे तब तक ये किसी और आग को नहीं रोक सकते एंड दे आर नॉट विलिंग टू सिट विद ईच अदर। ऐसे ही हालात हो गए हमारे पास। देखिए आपकी कितनी आई इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब से, यूएई से, कुवैत से, हर जगह से ये कह रहे हैं ब्लैंक चेक आ गया है। किधर है वो? एक तो बता देना कि $1 आया। इशू ये है कि दुनिया ने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है कमाने के लिए, कोई दोस्ती निभाने के लिए नहीं। ये कोई करण अर्जुन की फिल्म तो नहीं है कि दोस्ती निभाने वो इधर आ रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, पैसा कमाने आ रहे हैं। हमारे पास तो अपने खाने के लिए रोटी नहीं, हम उनको क्या देंगे? और ऐसा इस बात का इदराक कर रहे हैं, पर इससे थोड़ा सा कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमान प्रोग्राम में साथ। ब्रेक लीजिए नाजरीन, ब्रेक के बाद कल 1 जुलाई है, क्या होने जा रहा है इस पर बात करते हैं तफसील से।